हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन 45 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेईई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला सीट और केमिस्ट्री का रिवीजन सीट भी प्रिपेयर किया। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना, पहले जेईई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, सभी को आपको पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल है। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। मतलब यहाँ पर हम लोग को 5 स्टेटमेंट दे रखा है। ये स्टेटमेंट ए, ये स्टेटमेंट बी, ये स्टेटमेंट सी, ये स्टेटमेंट डी और ये स्टेटमेंट ई। मतलब क्वेश्चन में हम लोग को 5 स्टेटमेंट्स दे रखा है और ये 5 स्टेटमेंट्स किसके बारे में? जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है उसके बारे में। मतलब किसी भी लाइट से जो, मतलब किसी भी प्रिज्म से जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में हम लोग को 5 स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो तुम क्लास 10 में पढ़ रखे हो कि किसी भी प्रिज्म से जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसको ड्रॉ करना आपको आता होगा। ठीक है, ये हम लोग मानते हैं कि ये कोई अपना क्या एक प्रिज्म है। ठीक है, इस प्रिज्म से क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान के चलो ये कोई लाइट है जो इस प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रहा है विद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग यहाँ पर कुछ आई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये लाइट जैसे ही प्रिज्म में इंटर करेगा तो ये प्रिज्म के अंदर लाइट किस तरह से ट्रेवल करेगा? प्रिज्म का जो बेस है ना, प्रिज्म का जो ये बेस है, इस बेस के पैरेलल क्या करेगा? लाइट प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो लाइट प्रिज्म के अंदर किस तरह से ट्रेवल करेगा? प्रिज्म का जो बेस है उसके पैरेलल लाइट ट्रेवल करेगा और प्रिज्म के फिर क्या होगा? लाइट जो है प्रिज्म के बाहर निकल जाएगा विद एंगल ऑफ इमरजेंस ई। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस हम लोग क्या करते हैं? ई एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एक लाइट इंसिडेंट हुआ विद एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जैसे ही लाइट प्रिज्म के अंदर क्या कहते हैं इंटर हुआ तो लाइट जो है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो गया, और जैसे ही लाइट प्रिज्म के बाहर हुआ तो विद एंगल ऑफ इमरजेंस ई यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा? एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम तब होगा जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाए वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो जिस एंगल से लाइट क्या हो रहा है, प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रहा है, सेम एंगल से अगर लाइट इमर्ज भी करे तो यहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला, क्योंकि जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हुआ सेम एंगल से लाइट इमर्ज भी कर गया तो यहाँ पर एंगल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पर कोई भी एंगल में डेविएशन नहीं हुआ, तो यहाँ पर डेविएशन जो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या हो गया? मिनिमम हो गया। ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उस बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ए को रीड करते हैं सबसे पहले। तो स्टेटमेंट ए में क्या दे रखा है? स्टेटमेंट ए में दे रखा है कि द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस। ठीक है, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट ए में? स्टेटमेंट ए में बोल रखा है कि द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस। मतलब कि प्रिज्म के अंदर जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे प्रिज्म के अंदर है वो क्या कहते हैं, जो प्रिज्म का बेस है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए तो 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब तुम अगर स्टेटमेंट सी को यहाँ पर रीड करो तो स्टेटमेंट सी में क्या दे रखा है? स्टेटमेंट सी में दे रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस बिकम्स इक्वल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि देखो जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रहा है अगर उसी सेम एंगल से लाइट इमर्ज भी करे तो यहाँ पर कोई भी डेविएशन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एंगल में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल हो जाता है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी भी क्या है यहाँ पर? स्टेटमेंट सी भी हम लोग का 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट सी भी 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जिस ऑप्शन में स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी दोनों करेक्ट दे रखा होगा
वही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन 1 में स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी दोनों करेक्ट दे रखा है, ठीक है, बाकी ना ही ऑप्शन 2 में, ना ही ऑप्शन 3 में और ना ही ऑप्शन 4 में ए और सी दे रखा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 इस तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो केवल एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन 1, उसी को यहाँ पर तुम मार्क करोगे, ठीक है। अगर तुम्हें आंसर चेक करो तो आंसर पे हम लोग ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। भले ही हमको ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट बी के बारे में नॉलेज नहीं था, भले ही हमको स्टेटमेंट डी के बारे में नॉलेज नहीं था, भले ही हमको स्टेटमेंट ई के बारे में नॉलेज नहीं था, तो भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया केवल स्टेटमेंट ए और केवल स्टेटमेंट सी के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा नॉलेज हो, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो भी तुम जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जेईई मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।